हेलो विद्यार्थियों, हम अभी पाठ पढ़ रहे हैं संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। हमने पढ़ा कि संश्लेषित रेशे बहुलक इकाइयों से बनाए जाते हैं। उनमें हमने देखा कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं। तो रेयन होता है, नायलॉन होता है, एस्टर होता है, पॉलीएस्टर होता है ना, जिसमें से रस्सी, पैरासूट, मोज़े, तंबू, दांत साफ करने वाला ब्रश, कारों की शीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग आदि बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है जिसे हम देखते हैं। उसे कृत्रिम रेशम भी बनाया जाता है। तो आज अभी हम देखेंगे एक्रिलिक पॉलिएस्टर और एक्रिलिक के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। उसके क्या गुण होते हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखते हैं 3.3 संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं, मतलब कि बहुत सारे गुणधर्म अद्वितीय, आप सोचेंगे भी नहीं इतने गुणधर्म उसमें होते हैं। ठीक है, जो उन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। इसीलिए हम लोग सिंथेटिक वस्त्र को आजकल पसंद करते हैं। ये छिद्र सोखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक है ना। समझ में आया क्यों हम उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं सिंथेटिक मटेरियल को? तो वो अधिक चलाऊ है। कॉटन अगर हम लेंगे तो वो 6-7 महीने या 1-2 साल में क्या कहते हैं उसको, ख़त्म हो जाते हैं, फट जाते हैं, है ना, उसका कपड़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन सिंथेटिक मटेरियल सालों तक चलता है। हम उसको आसानी से सालों तक पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़ में से निकाल दे तो उन्हें कहीं और भी काम में लगाया जा सकता है। कम महंगे होते हैं। आजकल देखिए आप, कपड़े कितने सस्ते हो गए हैं। पहले आप अपने माता पिता से पूछिए कि कपड़े बहुत महंगे आते थे, लेकिन हम आज आसानी से 100-200 रुपये में या 50 रुपये में भी कपड़े पहन सकते हैं, आसानी से उपलब्ध है। उसका उत्पादन ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्रियों में होता है, तो वो आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। रख रखाव में भी सुविधाजनक है, आप उसको कैसे भी रख सकते हो, वो ख़राब नहीं होते। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। यहाँ पर आपको खुद एक क्रियाकलाप करना है। एक आकार के 2 टुकड़े लेने हैं, एक कॉटन होना चाहिए और एक सिंथेटिक मटेरियल का। ठीक है, फिर उनको कितना, आधा मीटर लेना है, आप कितना भी ले सकते हो। उनको पानी में सोखिए, पानी में डालिए, फिर उनको सुखाइए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, कौन सा कपड़ा जल्दी से सूख गया, है ना। तो आप देखेंगे तो आप क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? तो हाँ, प्राकृतिक रेशों के अपेक्षा संश्लेषित रेशे कम जल सोखते हैं। क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? तो हाँ। आजकल तो वर्षा ऋतु चल रही है, तो आप लोग भी, ज़्यादातर आपकी मम्मी बोलेगी कॉटन मत पहनना, है ना। क्यों? तो वो सूखते नहीं हैं जल्दी, जबकि संश्लेषित रेशे से बना मटेरियल जल्दी सूख जाता है। यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? तो यह बतलाता है कि संश्लेषित रेशे जल्दी सूखता है, ठीक है ना, वो पानी कम सोखता है। अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व, टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। चलिए, हमें भी पता है ना। अगर हम आज 100-150 रुपये की कुर्ती लाएंगे, कौन सी वाली, कॉटन की, वो कम से कम 6 महीने चलेगी, फिर वो फट जाएगी, आप अपने आप ही फट जाएगी, खींच के फट जाएगी, मतलब उसका कपड़ा ख़राब हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम अगर सिंथेटिक मटेरियल लाएंगे, संश्लेषित रेशे का कपड़ा लाएंगे, तो वो जल्दी से फटता नहीं है ना। प्लास्टिक के बारे में अब पढ़ेंगे हम, नहीं है इधर। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइज़ों में उपलब्ध है। आप देखिए, बाज़ार में निकलेंगे तो एक टम्बलर से लेकर एक कुर्सी, या फिर हमारे घर में यूज़ होने वाली बाल्टी, खिलौने,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जो प्लास्टिक से बनी हुई होती है। जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढल जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है ना? इसीलिए तो आजकल हमारे आसपास मिलने वाली कई चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है। अगर हम प्लास्टिक प्रदूषण फैलाता है, इसीलिए हम उसको निकालना भी चाहे तो हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है ना? उसका रिप्रोड्यूस हो सकता है। वो भंगार वाला ले जाता है ना, तो फिर उसको गला के वापस से उसमें से नई नई चीज़ें बना देगा। उसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है। इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है। ठीक है, चद्दरों में भी बदला जा सकता है। कैसे? तो आजकल नहीं प्लास्टिक मटेरियल मिलता है, लोग जिसे बोलते हैं वो रेशम की, या वो सस्ते मिल जाती है, तो वो चद्दरें प्लास्टिक मटेरियल से बनाई जा सकती है, अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए। आपको यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप फिर से करना है। पॉलीथीन, पॉली वत्ता एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाला पॉलीथिलीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। अभी हम देखते हैं पॉलीथिलीन क्या है। साग वालों के पास जो मिल जाती है, कहीं भी कुछ भी लेने जाओ तो आपको पॉलीथिलीन मिल जाती है। वहाँ पर वन यूज़ प्लास्टिक जो मिलता है, जो सरकार ने बैन किया हुआ होता है, फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना? और दूसरा जो प्लास्टिक होता है जो सफ़ेद कलर का होता है, वो भी पॉलीथीन मटेरियल से बनाया होता है, लेकिन वो रीयूज़ हम 2 या 3 बार उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा होता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक नहीं है? किधर का है? यहाँ का है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे, है ना? पहले तो हम नहाते हैं, वहीं से शुरुआत हो जाती है प्लास्टिक की। इस प्रकार नहीं, ब्रश करते हैं। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, है ना? मतलब सभी प्लास्टिक जो बनाया जाता है उसका मटेरियल बहुलक, उसकी इकाइयाँ और व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। कुछ में यह रैखिक होती है तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध होती है। यहाँ पर देखिए कैसी, किसी में ऐसी सीधी होती है बनावट, जबकि किसी में क्रॉस भी हो सकती है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है? नहीं, कुछ को मोड़ी जा सकती है, कुछ को मोड़ी नहीं जा सकती। आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है ना? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है, मुड़ जाती है ना, जहाँ जहाँ से चढ़ चढ़ करके। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे कौन सा वाला, हम लोग पानी जो पीते हैं ना, जो मिलता है बिस्लरी बॉटल 20 रुपये में, वो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ होता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण है। पीवीसी देखा है, पीवीसी प्लास्टिक, वो जो पाइप होता है। पॉलीथीन जो हम बाजार से थैलियाँ लाते हैं, इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यहाँ पर हम 2 प्लास्टिक की बातें कर रहे हैं। एक है थर्मोप्लास्टिक।
थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, आपको ये याद रखना है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसका हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसे वापस से गलाकर वापस से कहीं नए ढांचे में ढाला जा सकता है, रंगा जा सकता है। लेकिन ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसे एक बार गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता, मतलब वो एक ही बार यूज़ होता है। उसके दो उदाहरण हैं, एक तो बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन। ये भी आपको याद रखना है। थर्मोप्लास्टिक के दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। जो यहाँ पर जो हाथ है ना, ये हम छठी से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। बेकेलाइट विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है। किसका? आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में उपयोग में लिया जाता है। कौन से वाले? यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उदाहरण उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। आगे का हम कल देखेंगे।